देख लेते हैं अपने सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यस गाइस, पहले आपको ये समझना जरूरी कि सोर्सेस क्या होता है। कि अगर कोई कैंडिडेट्स को जॉब अप्लाई करना है तो उसे कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये पहली चीज। एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जॉब, ये कंपनी में ये वैकेंसी है, तो उस हिसाब से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज, कंपनी के साइड पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचो कि कंपनी को कैंडिडेट्स को अगर अप्लाई करवाना है तो कंपनी कौन से सोर्सेज के थ्रू, कौन से स्रोत के थ्रू रिक्रूटमेंट करेगी। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो करेगी, न्यूज़पेपर में ऐड देगी, करेगी, तो उसके अलावा किस हिसाब से वो अपनी कंपनी में बढ़ती करेगी। एक कंपनी की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे दो तरफा प्यार किया है मैंने। एक कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, एक किस हिसाब से उसे पता चले कि ये कंपनी में वैकेंसी है, वैसे कंपनी को भी पता चले किस हिसाब से वो कैंडिडेट्स तक पहुंचे, और वो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आज समझेंगे। There are two kinds of the sources of recruitment. One is what internal sources and second is what external sources. अब पहले समझेंगे that is called as internal sources. वो क्या चीजें आती है? Internal sources मतलब internal, कंपनी के अंदर के लोगों के पास से ही रिक्रूटमेंट करवाना, भर्ती करना, कंपनी के अंदर लोगों की बात करना। और एक्सटर्नल मतलब क्या, कि कंपनी के बाहर से, मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या तो कोई भी कॉन्टैक्ट के थ्रू, या तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, वो हम बाद में समझेंगे। आज जो मेनली पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, जहां पे कंपनी के अंदर लोगों के पास से ही हम रिक्रूटमेंट करेंगे, भर्ती करेंगे। पहला पॉइंट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज। आपके सामने यहां पे है प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज। कंपनी या तो ऑर्गेनाइजेशन ये सोर्सेज का तभी यूज करेगी जब उसको हाई लेवल जॉब्स में भर्ती करनी। आई एम यूजिंग द वर्ड हाई लेवल जॉब्स, लिए हाईलाइट करना है आपको। अब एमसीक्यू याद रखना है ना, इस हिसाब से एमसीक्यू पूछा जाएगा। हाई लेवल जॉब्स के लिए अगर उसको वैकेंसी है तो उसमें ये सोर्सेज का यूज करेगा। अपने खुद के कंपनी के सभी जो एम्प्लॉइज, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनको ही हायर पोजीशन दे देगा। मतलब हाई लेवल जॉब्स के लिए जब वो ढूंढ रहा है तो प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज को पहले मौका देगा। क्यों? पूछ मुझे क्यों? ट्रेड यूनियन की डिमांड है। ट्रेड यूनियंस मतलब वर्कर के यूनियन की डिमांड है कि सर आ साहब बहुत जोरदार से हमारा ये અત્યાર સુધી मिडल लेवल में काम करता था, हमने बहुत जबरदस्त काम કરી રહ્યા છે सर, हमने बहुत सारे के बहुत कोऑपरेट करे છે, बहुत सही साहेब है ये, तो प्लीज उनको पोजीशन दो ये हाई लेवल की। तो ट्रेड यूनियन की डिमांड होती है। दूसरा, अगर हम खुद के ही एम्प्लॉइज को हायर पोजीशन देंगे तो मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? ही इज गोइंग टू बी मोटिवेट, एनकरेजमेंट મળશે बॉस उसको कि ना बॉस मुझे साहेब ने हाई लेवल पोजीशन दिया है, टीम मोटिवेट है। और दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब्स रिलेटिवली। आपके कंपनी के अंदर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअली बहुत जबरदस्त स्किलफुल वाले हैं, जो लायक है हायर पोजीशन लेने के लिए, तो बाहर से क्यों ढूंढे? अपने घर में जब बहुत सही बंदा है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी पहले दे दो। मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी ऐसे कैंडिडेट्स है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स है आपके पास, इसलिए आप वो पोजीशन लेना चाहते हो। इसलिए प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज फॉर द हायर लेवल जॉब्स के लिए जरूरत पड़ती है। दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेम्पररी और द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। अब जैसे मैंने बताया परमानेंट एम्प्लॉइज वो हायर लेवल जॉब के लिए जरूरत पड़ती है, तब वो टाइम पे ये सोर्सेज का यूज होता है, ये स्रोत का यूज होता है। ठीक वैसे टेम्पररी एम्प्लॉइज का स्रोत कब यूज होता है? जब लो लेवल जॉब्स के लिए हमें भर्ती करनी हो, तब कंपनी ये यूज करता है, ये सोर्स यूज करता है। कौन सा? प्रेजेंट टेम्पररी और द कैजुअल और द पार्ट टाइम एम्प्लॉइज। जहां पे अभी तक वो पार्ट टाइम काम कर रहा था, आपने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया और उसको बोला कि बॉस बहुत सही काम कर रहा है तो चल भाई आ जा तू, पर लो लेवल के लिए आ गया, मतलब अब तू परमानेंट बना। ये पार्ट टाइम वाले लोग हैं, लसन लोग, ये टेम्पररी वाले, उनको पार्ट टाइम में, उनको तू फुल टाइम कर रहा है या तो उनको तू परमानेंट कर रहा है। जो पार्ट टाइम तो उनको फुल टाइम कर रहा है और जो टेम्पररी तो उसको परमानेंट कर रहा है, उसके लिए भर्ती कर रहा है। और परमानेंट में क्या था? उसको हायर लेवल पोजीशन दे रहा है, मतलब एक स्टेप आगे जवा देता हूं मैं।
पार्ट टाइम से परमानेंट पे आया, टेम्पररी से परमानेंट पे आया। अब समझा? इज दैट क्लियर? तो ये चीज होता है। तो लो लेवल जॉब्स के लिए जब भर्ती करनी होती है, रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो वो टाइम पे ये सोर्सेस का यूज करता है कंपनी। डिप्लोमेटिकली समझो, टेक्निकली इसको समझना है, बराबर। उसके बाद आता है रिट्रेंच और द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। रिट्रेंच मतलब जब कंपनी ने बहुत पहले एम्प्लॉइज को निकाल दिया था कोई ना कोई रीजन की वजह से, जो अभी हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से पूरा मार्केट ठप हो चुका है, तब कंपनी आज ले ऑफ कर रही है। ले ऑफ मतलब निकाल रही है बिकॉज उनको लोगों की सैलरी पोसा नहीं रही है, समझ रहे हो? तो ले ऑफ कर रही है, रिट्रेंच्ड। तो पहले उसने रिट्रेंच कर दिया था, अब वापस से कंपनी की वैकेंसी खाली हुई, मतलब वैकेंसी मतलब खाली हुआ ना, वैकेंसी हुई, उसको अब आदमियों की जरूरत है। तो पहले क्या करेगा, जिन लोगों ने उसने निकाला था पहले, अब उसको वापस से बुलाया जाएगा, रिकॉलिंग द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। वापस उसको बुलाया जाएगा कि चल भाई आई जा, अब तारी जरूरत है, पहले जरूरत है निकाल दिया, अब जरूरत है तो आ जा भाई। आप प्राइवेट कंपनी की जा, क्या समझा कि नहीं समझा? मल्टीनेशनल कंपनी की ऐसी ही जात होती है, कब तुझे निकाले पता ना चल, लाख मार कर गाड़ी मुकी जाए, भले तेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो तभी तुझे निकाल देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि जब उसको जरूरत होगा ना तो आओ से तुड़ करें पाछड़। ये ऐसे ही होते हैं लोग। दिस इज कॉल्ड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज। रिटायर्ड एम्प्लॉइज में भी ऐसा होता है कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि रिटायर्ड हो चुका है तेरी कंपनी में से, तो वो बहुत ही सही लॉयल्टी था उसका कंपनी में, उसकी ऑनेस्टी जबरदस्ती, वफादारी बहुत जबरदस्ती, काम भी बहुत सही कर रहा था, तो वो रिटायर्ड आदमी को वापस से बुलाया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप, पता चल रहा है आपको? रिक्रूटमेंट के स्रोत मतलब सोर्सेस, कौन सा? इंटरनल सोर्सेस। उसमें 3 पॉइंट हो गए। पहले क्या हुआ? प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज। दूसरा क्या हुआ? प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉइज। और तीसरा क्या हो रहा है? रिट्रेंच्ड मतलब निकाल दिया, और रिटायर्ड एम्प्लॉइज। उसके बाद डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज, डिसेबल्ड, रिटायर्ड एंड द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। कितने सारे पॉइंट्स आ गए। डिसेबल्ड मतलब आदमी एम्प्लॉइज काम कर रहा था, अचानक से कोई ना कोई कंपनी के अंदर एक्सीडेंट के वजह से उसका हाथ या तो पैर टूट गया, ये डिसेबल्ड हो गया। डिजीज मतलब कोई रोग हो गया, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको अस्थमा का रोग हो गया, या तो कोई और डिजीज घुस गया उसके अंदर, डिजीज्ड। समझ रहे हो चीज? तीसरा क्या? रिटायर्ड हो, तो मैंने बताया। और लास्ट में क्या? प्रेजेंट एम्प्लॉइज। उनके डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट मतलब जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनको बुलाया जाएगा। मतलब मान लो कि एक बंदा काम कर रहा था, एक्सीडेंट में उसका हाथ या पैर टूट गया, अब बंदा काम नहीं कर पा रहा बिकॉज उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम चला गया, जो मेन पार्ट ऑफ द बॉडी था उसका, मतलब कि राइट हैंड से जिससे वो काम कर रहा था, वो राइट हैंड अब चला गया बॉस, तब वो बंदा नहीं काम कर, बिकॉज नाउ ही बिकम डिसेबल्ड। तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, कंपनी उसे ही कहेगी कि तारी वाइफ हो या तेरा कोई बेटा हो जो 18 साल की उम्र से ऊपर हो और उसने कुछ क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत कर दिया हो, तो उसको बुला, वो तेरे बिहाफ में काम करेगा, उसको सैलरी उतनी ही देंगे जितनी तुझे दे रहे। समझ रहा है? डिसेबल्ड पर्सन के हिसाब से वो संभालेगा, बिकॉज वो डिसेबल्ड पर्सन का एक्सीडेंट कंपनी के अंदर हुआ है, उसी कंपनी के अंदर, इसलिए कंपनी वाले इस हिसाब से उसको टेक केयर करते हैं कि टेंशन ना ले, तेरे कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम, तेरे घर का सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, टेंशन ना ले। तेरा कोई डिपेंडेंट हो, तेरी वाइफ हो, तेरा बेटा हो या तेरी बेटी हो जिसका 18 साल से उम्र ऊपर हो गया हो, तेरे काका भांजा हो, कुछ भी हो, कुछ भी, उनको बुला दे। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, और रिटायर्ड में भी ऐसे, जो बंदा रिटायर्ड हो जाता है उसको बोलते हैं तेरा बेटा अगर बड़ा ही हो चुका होगा इसलिए तो रिटायर्ड हो रहा है, तो आप तेरे बेटे को यहाँ भेज दे, वैसे ही वैकेंसी है कंपनी के अंदर, खाली जगह है, आ जाओ, ये चीज होती है। एंड लास्ट, एम्प्लॉय रेफरल्स, रेफरेंस कहते हैं जिसे, बराबर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें यहां पे आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कि बॉस हमारे कंपनी में इस पोजीशन के लिए और इस क्वालिफिकेशन रिलेटेड हमें कैंडिडेट चाहिए, वैकेंसी है, तो आप अपने कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी क्लोज फ्रेंड्स, BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, उनको कांटेक्ट कर दो और उनको बोलो कि यहाँ पे कंपनी में वैकेंसी है, उनको भेजो। तो इसे कहते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस। यूएसए में ऐसा ही होता है, और यूएसए में क्या होता है पता है आपको? बताया तो अमेरिकन कंपनीज में जब ऐसे एम्प्लॉय रेफरेंस करते हैं ना, तो वो टाइम पे क्या होता है कि इंसेंटिव भी प्रोवाइड करते हैं।
अगर कोई एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा बंदा लेके आया, बहुत सही कैपेबिलिटी वाला, बहुत सही क्वालिफिकेशन वाला, बहुत सही एबिलिटी वाला, तो बॉस यूएसए कंपनी वाले उस एम्प्लॉय को इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेंगे। इस हिसाब से होता है एम्प्लॉय रेफरल्स। समझ रहे हो चीज क्या हुआ? तो आज हमने मेनली क्या पढ़ा, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनल सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। वापस से रिपीट कर लेता हूं, प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज, दूसरा प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉइज, तीसरा क्या था याद करो, रिट्रेंच और द रिटायर्ड एम्प्लॉइज, उसके बाद चौथा डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज और द डिसेबल्ड पर्सन और एम्प्लॉइज, एंड लास्ट में एम्प्लॉय रेफरल्स, ये पढ़ा हमने। अब सीन क्या होता है, क्यों आज कंपनी सबसे ज्यादा प्रेफर ही करती है कि इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करे? मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि इंटरनल सोर्सेज से ही भर्ती करे। क्यों? तो पहले दो पॉइंट तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं। एक तो कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन बच जाता है, बिकॉज सिलेक्शन अगर नए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना हो तो पूरी सिलेक्शन कमेटी रखनी पड़ती है, उतना टाइम जाता है। कमेटी में 3 पैनल्स रखने पड़ते हैं, या तो 1 पैनल रखना, 2 पैनल या 3 या तो 5 पैनल रखने पड़ते हैं, वो भी एक्सपर्टाइज। बराबर, ये चीज होता है कि नहीं होता? उतना टाइम जाता है, उतना प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस आएगा आगे, मैं बताऊंगा आपको कितना प्रोसेस इसमें जाना पड़ता है। 15 दिन लगता है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करने, तो उतना टाइम नहीं है कंपनी के पास, तो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन बच जाता है इससे। बिकॉज अपना घर का ही आदमी है, भरोसा कर सकते हो, उसका पूरा साल आपने उसका काम देखा है, इतने साल का काम देखा है आपने, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की है, लॉयल्टी दिख जाती है, ऑनेस्टी दिख जाती है, उसकी नस पता है आपको कहां पे उसकी दबानी है, राइट और रॉन्ग, ये सब चीज है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी बच जाता है, बिकॉज नए कैंडिडेट को तुम सिलेक्ट करेगा, अगर मान ले सिलेक्शन किया था तुमने और नए कैंडिडेट को सिलेक्ट किया तो वहां पे उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो पांचों पहले थे एकड़ो गुटवान ना बॉस, इसमें तो वही चीज हुआ ना बॉस। इसलिए कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन बच जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बच जाता है। दूसरी चीज, आज इंटरनल सोर्स की वजह से बॉस अपने आदमी को हम सिलेक्ट करेंगे और हाई लेवल पोजीशन देंगे तो अपने ही कंपनी के सब एम्प्लॉइज का मोटिवेशन मिलेगा कि ना साहेब मुझे गिना है और मुझे प्रमोशन दिया है। कितना अच्छा लगता है, घर में भी एकदम पैंडा बेचते हैं हम, तो लड्डू बेचते हैं, प्रमोशन मिला, हाँ या ना, ये चीज होता है, एक मोटिवेशन मिलता है अपने वाले को। इंटरनल सोर्स का ये सबसे बड़ा फायदा है। नैतिकता बढ़ता है एम्प्लॉइज का, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी इंप्रूव्ड। और बहुत ही सही स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा कि सुटेबिलिटी ऑफ द इंटरनल कैंडिडेट्स कैन बी जस्ट बेटर देन द एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। अपने खुद के आदमी को है ना हम जज कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा काम कर रहे हैं, हम इजीली बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज पिछले 7 साल से वो काम कर रहा है अपने कंपनी, तो अब तो उसके साथ हम हैबिचुएट हो चुके हैं। और जिसके साथ हम हैबिचुएट होते हैं उसको प्रेम से भी बोलेंगे तो भी चलेगा, तो आप गुस्से से बोलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज उसको भी हमारी आदतें पता है, उसको भी हमारा नेचर पता है कि सर आवा ना थे, सर आवाज छे पहले थी आवाज है એટલે वो खोटू नहीं लगा है। जब बाहर का कोई आदमी को हम कुछ बोलेंगे ना तो तुरंत ही चचरी जैसे क्या आप समझता है अपने आप को, समझ रहे हो? हम जितना अपने वाले को बोल सकते हैं, धमका सकते हैं, उतना बाहर वाले को नहीं धमका सकते, हाँ या ना? इसलिए बेटर है इंटरनल सोर्सेज का यूज करो। जब धमकाओ तो धमका ही सको, बिकॉज उसको भी हमारा नेचर पता है और हमें भी उसका नेचर पता है, किस हिसाब से टैक्टफुली हम उसके साथ बिहेव करें। मैंने बहुत सही स्टेटमेंट लिखा है कि नोन डेविल्स आर बेटर देन द अननोन एंजल्स। कितना जबरदस्त बोल दिया। डेविल्स એટલે રાક્ષસ, જાણીતા રાક્ષસ સારા, then compared to unknown angels એટલે परियां जिनको तू जानता भी नहीं है, उससे बेटर है જાણીતા રાક્ષસો। કારણ કે તને ખબર છે એ રાક્ષસનું મગજ ક્યાં છે, तुझे पता उसकी दुखती नस क्या है, जबकि वो तो पता ही नहीं है तुझे, अननोन है, उसके साथ तेरी पहचान जान पहचान मान अभी हुई है, तो बेटर है ना कि नॉन डेविल्स आर बेटर देन द अननोन एंजल्स। बहुत जबरदस्त लिखा है ये, तो मुझे ये स्टेटमेंट भाग गया, मैं स्टेटस पे भी रख दूंगा ये चीज को। लॉयल्टी, कमिटमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सिक्योरिटी ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज। अपना खुद का आदमी को ना उस पर लॉयल्टी तो होगी, इसलिए तो उसको हायर जॉब दे रहा है, हाई लेवल जॉब दे रहा है, सीधी सी बात है। बिलोंगिंगनेस, उसका भी एक अटैचमेंट हमारे कंपनी के साथ हो जाएगा, तो वो कभी बुरा नहीं सोचेगा, इसलिए उसकी वजह से हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि चल बेटा टेंशन नहीं है, यहाँ पे है, उसको पोजीशन दे दिए तो यहीं पे टिकेगा, हमें दगा नहीं करेगा। ये होता है लॉयल्टी, कमिटमेंट। समझ रहे हो? थोड़े बहुत ही पॉइंट्स ले रहा हूं। दूसरा, ट्रेड यूनियंस कैन बी सेटिस्फाइड। यस,
अपने वाला बंदा होगा ना और उसको तूने कोई ना कोई पोजीशन दी है ना, तो पहली चीज उसके नीड्स भी सेटिस्फाई होंगे और वो खुद भी सेटिस्फाइड होगा कि साहब माना भरोसा करके मुझे एक पोजीशन दी है, ये चीज हुआ। दिस इज व्हाट द थिंग इज, दिस आर सम काइंड ऑफ द रीजंस। आगे बहुत है, वो बाद में हम डिटेल में लेंगे। यहां तक आज के लिए इतना ही। आज हमने इंटरनल सोर्सेस पढ़ा है ऑफ द रिक्रूटमेंट। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।